हम बात कर रहे थे कंसेंसस एल्गोरिथम्स की। आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि बीएफटी कंसेंसस एल्गोरिथम क्या है और पीवीएफटी एल्गोरिथम क्या है। आज हम बात शुरू करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क से। ये वही कंसेंसस एल्गोरिथम्स हैं जो कि बिटकॉइन में इस्तेमाल होता है। प्रूफ ऑफ वर्क सबसे ज्यादा मारूफ और उमूमी तौर पर इस्तेमाल होने वाले कंसेंसस एल्गोरिथम्स में से एक है और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बिटकॉइन में इस्तेमाल हो रहा है। पीबीएफटी के बरक्स इत्तेफाक राय तक पहुंचने के लिए इसे नेटवर्क पर मौजूद हर नोड से पैगाम नहीं चाहिए होता, मगर हर एक फर्द इत्तेफाक राय तक पहुंचने के नताइज जमा करवा सकता है। जैसे हमने पहले देखा कि जो परमिशन लेस ब्लॉकचेन होता है उसमें हर शख्स इनफरादी तौर पे जब चाहे शामिल हो सकता है और जब चाहे उसको छोड़ के जा सकता है। इनफरादी तौर पर माइनर्स अपने ब्लॉक के हेडर का हैश निकालता है और चेक करता है कि नतीजा सही है कि नहीं। अगर गलत है तो माइनर इसमें रद्दोबदल करके फिर से सही नतीजा निकालने की कोशिश करता है। जो पहले इस मुअम्मे को हल कर लेता है वही लॉटरी जीत जाता है। इसे मेहनत के इनाम के तौर पर 12.5 नए बिटकॉइंस मिलते हैं और साथ थोड़ी सी ट्रांजैक्शन फीस भी वसूल करता है। अगरचे प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम अपने आप में एक शाहकार है मगर बेमिसाल नहीं। इस पर आम तनकीद ये की जाती है कि कंप्यूटिंग तवानाई की बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करता है और ट्रांजैक्शन की तस्दीक में तकरीबन 10 से 60 मिनट तक ले लेता है। इसकी माइनिंग ज़्यादा इन ममालिक में हो रही है जहाँ बिजली सस्ती है और इस वजह से माइनिंग मरकजी तौर पे हो रही है, सेंट्रलाइज हो गई है उन मुल्कों में जहाँ पर बिजली सस्ती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बिजली महंगी है, यहाँ आती नहीं है, आप वहाँ पर बिटकॉइन को माइन मुनाफा बख्श अंदाज में नहीं कर सकते। अगला एल्गोरिथम के ऊपर बात करते हैं और इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक को आमतौर पर प्रूफ ऑफ वर्क का मुतबादिल समझा जाता है। इस तरह के इत्तेफाक राय एल्गोरिथम या कंसेंसस एल्गोरिथम में बजाय इसके कि आप ब्लॉक माइन करने के लिए कंप्यूटर के महंगे आलात पर पैसे लगाएं, आप वही पैसे सिस्टम में रखकर सरमायाकारी कर सकते हैं। इस निज़ाम में कोई नया कोइन नहीं बनाया जाता, बल्कि तमाम कोइंस पहले दिन से वजूद में आ जाते हैं और उसके मालिकान ने एक बड़ी रकम महफूज कर रखी होती है, जैसा कि हमारे बैंकों में बचत अकाउंट्स होते हैं। मालिकान को सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस के जरिए ही अदायगी की जाती है। इस निज़ाम में अगले ब्लॉक बनाने के लिए किसको मुंतखब किया जाएगा ये मालिक के महफूज करदा सिक्कों पर मुनहसर है। अगर एक शख्स के पास 300 सिक्के हैं और दूसरे के पास 100 सिक्के हैं तो 300 सिक्कों के मालिक को मुंतखब होने के इम्कान दूसरे शख्स से 3 गुना ज्यादा है। ताहम इसका मतलब ये भी है कि अमीर सारिफीन नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लॉक बन जाने के बाद अगला मरहला इसे ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर लाने का है। इस पर मुख्तलिफ प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम्स ने मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए हुए हैं। मसलन टेंडरमिंट कंसेंसस सिस्टम पर नेटवर्क के हर नोड को ब्लॉक पर दस्तखत करना पड़ता है जब तक कि ब्लॉक को अक्सरियत वोट ना मिल जाए। उसके बरक्स दीगर निज़ामों में दस्तखत करने के लिए एक बेतरतीब ग्रुप को मुंतखब किया जाता है। पेयर कॉइन पहला क्रिप्टो करेंसी थी जिसने इस निज़ाम को नाफिज किया था। उसके बाद ब्लैक कॉइन और एनएक्सटी कॉइन आते हैं। इथेरियम फिलहाल प्रूफ ऑफ वर्क के निज़ाम पर चल रहा है, लेकिन इस साल के आखिर तक उसे प्रूफ ऑफ स्टेक पर मुंतकिल होने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अगला एल्गोरिथम हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं प्रूफ ऑफ एक्टिविटी या पीओए। जैसा कि हम जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा कागजी करेंसी निकालने से महंगाई बहुत बढ़ जाती है। इस मसले से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसीज की पैदावार पर हद मुतय्यन कर दी गई है। बिटकॉइन कुल 21 मिलियन पैदा किए जाएंगे, जिसका मतलब हुआ कि एक वक्त ऐसा आएगा जब बिटकॉइन माइनर्स को नया ब्लॉक बनाने पर इनाम नहीं मिलेगा और सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस वसूल करेंगे। यहाँ सिक्योरिटी का यह मसला सामने आता है कि चूंकि सारिफीन ज़ाती मफाद के लिए नेटवर्क पर आते हैं, तो जब ब्लॉक इनाम खत्म हो जाएगा तो शायद वो नेटवर्क पर आना छोड़ दें, जिससे निज़ाम खराब होने का खदशा है। लिहाजा प्रूफ ऑफ एक्टिविटी को बिटकॉइन के लिए एक मुतबादिल कंसेंसस एल्गोरिथम के तौर पर बनाया गया है। प्रूफ ऑफ एक्टिविटी एक हाइब्रिड निज़ाम है जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों के मिलाप से बना है। इस निज़ाम में माइनिंग का तरीकाकार रिवायती प्रूफ ऑफ वर्क जैसा ही है, जिसमें माइनर्स क्रिप्टोग्राफिक का मुअम्मा हल करने की कोशिश करते हैं। इस पहले मरहले के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, जिसमें से एक ये है कि इसके माइनर ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। इसके माइन ब्लॉक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, ये सिर्फ इसका एक खाका होता है। लिहाजा जीतने वाला ब्लॉक सिर्फ हेडर और इनाम के एड्रेस पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद ये सिस्टम प्रूफ ऑफ स्टेक पर चला जाता है। हेडर में मौजूद मालूमात की बुनियाद पर नए ब्लॉक पर दस्तखत करने के लिए एक गैर मखसूस ग्रोह का इंतखाब करता है। अब ग्रोह के अफराद का इंतखाब इस बात पर मुनहसिर है कि कितने ज्यादा सिक्कों के मालिक हैं। जिसके पास जितने ज्यादा सिक्के होंगे उसी को मुंतखब किया जाएगा या उसके चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे ही तमाम अफराद इस पर दस्तखत करते हैं, ब्लॉक का सांचा असल ब्लॉक में बदल जाता है।
اگر بلاک کو مکمل کرنے کے لیے جانچ کرنے والے افراد اس وقت موجود نہ ہوں تو نئے گروپ کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک ایک بلاک قابل قبول دستخط نہ حاصل کر لے۔ اس نظام میں ٹرانزیکشن فیس مائنرز اور دستخط کرنے والوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے۔ پروف آف ایکٹیویٹی پر تنقید کے طور پر وہی الزامات لگے ہیں جو پروف آف ورک اور پروف آف اسٹیک پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ نظام 51% حملوں کو روکنے میں مؤثر ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس میں یہ پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ مستقبل میں دستخط کرنے والے کون سے لوگ ہوں گے۔ ڈیکریڈ وہ واحد کوئن ہے جو پروف آف ایکٹیویٹی کی مختلف صورتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی کنسنس الگورتھمز کی بات کو آگے بڑھائیں گے اور ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے اگلے لیکچر کے اندر کہ مزید کون سے کنسنس الگورتھمز ہیں اور ان کے اندر کیا خصوصیات ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔